बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम गज़ल नंबर 2 ख्वाजा हैदर अली आतिश, सबसे पहले शायर का तारुफ़ पढ़ेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश 1764 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। फैज़ाबाद जिसको पहले अवध कहा जाता था, जिसको इस तरह से हम लिखते हैं अलिफ वाव, इस तरह से इसको बोलते हैं अवध। अवध फैज़ाबाद में पैदा हुए और 1846 लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया। गज़ल गो शायर हैं और शायरी के अंदर जो है उनके तग़ज़्ज़ुल, इश्किया मज़ामीन इसका मतलब है तग़ज़्ज़ुल पाया जाता है। जैसे कहा जाता है कि फ़लाँ शायर जो है उसकी शायरी में तग़ज़्ज़ुल है, तो वो तग़ज़्ज़ुल का मतलब होता है इश्किया मज़ामीन। अब हम इसका पढ़ेंगे तो उसके अंदर मुश्किल अल्फाज आएंगे, तो मैं उनको आपको पहले ही बता देती हूँ। कलंदराना, दरवेशाना, सग़ीर सिन, कम उम्री, हम असर, एक ही ज़माने के। नगीनाकारी और मुरस्साकारी इन दोनों का एक ही मतलब है, नगीनों की तरह जड़ा हुआ कलाम। जैसे सुनार जो है वो करते हैं सोने का काम और उसके अंदर जड़ाऊ नगीने जड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मुरस्साकारी या नगीनाकारी जो है वो इनके कलाम के हवाले से ज़िक्र आएगा। सन्नाई कारीगरी, आमियाना आम घटिया, सूकियाना बाज़ारी, फ़क्र व गिना दरवेशी या बेनियाजी, तवक्ल अल्लाह ताला पर भरोसा, तसव्वुफ़ इल्म मारिफत, कनात पसंदी लालच ना करना, रिजायत पुरउम्मीद रहना, सादगी और सलासत। ये अक्सर मुरक्कब जो है वो इकट्ठा ही बोला जाता है, तो सलासत का मतलब सादगी ही होता है। नादिर अनोखी और सनाए बदाए, ये कलाम के अंदर जो है हम कहते हैं कि सनाए बदाए यानी कलाम की बारीकियाँ। अगर इसके लफ्ज़ी माने में जाएँ तो हुनरमंदी या कारीगरी के मानों में आएगा, लेकिन इसको हम कहेंगे कलाम की बारीकियाँ। और एक लफ्ज़ आएगा रिंदाना, जिसका मतलब है आज़ाद। वैसे तो रिंद बेहयाई के मानों में आएगा और बाश, लेकिन यहाँ पर हम रिंदाना आज़ादाना भी जो है जो आज़ाद हो। ख्वाजा हैदर अली आतिश, नाम उनका हैदर अली और तखल्लुस आतिश था। फैज़ाबाद जो है उसमें पैदा हुए। इनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, जो दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। शुजाउद्दौला के अहद में दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद आ गए थे। अभी आतिश सग़ीर सिन थे, वही सग़ीर सिन यानी कम उम्र, इंतहाई छोटी उम्र में थे कि वालिद वफ़ात पा गए, इसलिए उनकी तालीम व तरबियत बेहतर तरीके से ना हो सकी। आतिश ने नवाब मिर्ज़ा तकी ख़ान की मुलाजिमत इख्तियार कर ली, उनके साथ लखनऊ आ गए। शायरी में मुसहफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की। आपके अपने हम असर, अपने ज़माने के जो शुअरा हैं उनमें शायर इमाम बख्श नासिक से कई अदबी मारके हुए। आप कलंदराना मिजाज के हामिल थे, इसलिए किसी दरबार से वाबस्ता नहीं हुए। पहले ये होता था कि मुख्तलिफ़ शुअरा और जो उदबा होते थे वो किसी न किसी दरबार से वाबस्ता हो जाते थे, जहाँ से उनका माहवार वजीफ़ा जो है वो मुकर्रर होता था और उनको अपनी रोटी रोज़ी का जो है वो फ़िक्र ख़त्म हो जाता था। तो चूँकि इनके मिजाज के अंदर दरवेशी थी, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को गवारा नहीं किया। आतिश गज़ल गो शायर हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। गज़ल गो शायर हैं, इनकी गज़लों में तग़ज़्ज़ुल की बेशतर खूबियाँ पाई जाती हैं। वो भी अपने ज़माने के दीगर शुअरा की तरह शायरी को शायराना सन्नाई, मुरस्साकारी और अल्फाज की नगीनाकारी कहते थे। यानी शायरी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई जौहरी जो है वो ज़ेवरात के अंदर नगीनों को जड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से शायरी भी जो है वो नगीनाकारी है। ताहम आतिश के यहाँ आमियाना और सूकियानापन दिखाई नहीं देता। आमियाना घटिया और सूकियाना बाज़ारीपन, सतही जिसको हम बोलते हैं, नहीं देता, जो उस वक्त के लखनवी शुअरा के कलाम में जा बजा नज़र आता है। आतिश के कलाम में फ़क्र व गिना, दरवेशी और बेनियाजी, तवक्ल अल्लाह ताला पे भरोसा, तसव्वुफ़ इल्म मारिफत, दुनिया की बेसबाती यानी दुनिया जो है वो फ़ानी है, कनात पसंदी लालच ना करना, जो अल्लाह ने दिया उसी पर गुज़र बसर करना, दरवेशाना रंग और अखलाकी मज़ामीन बकसरत दिखाई देते हैं। बकसरत बहुत ज़्यादा, कसरत के साथ जब हम बा लगा देते हैं तो इसको ज़रूरी होता है कि हम अलग अलग करके पढ़ें। जैसे लिखा तो बेशक इस तरह से जाएगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे बकसरत, बहुत ज़्यादा।
ایک لفظ ما جس کا مطلب ہے ساتھ، اس کو اکثر لوگ غلط لکھ دیتے ہیں، اس طرح سے لکھ دیا جاتا ہے بما۔ بے کا مطلب بھی ساتھ ہے، ماں کا مطلب بھی ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہی غلطی ہے کہ جو ہم معنی ہوں وہ الفاظ کیسے ہم اکٹھے جوڑ سکتے ہیں۔ تو بما کی بجائے صرف اور صرف ماں لکھنا چاہیے، بما جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ بکثرت دکھائی دیتے ہیں ان کی غزلوں میں تغزل، رجائیت۔ رجائیت کیا ہوتا ہے؟ پر امید رہنا، کہیں پر جو ہے مایوس نہ ہونا۔ سادگی اور سلاست، نادر تشبیہات اور استعارات۔ تشبیہ کسی چیز کے جیسا قرار دینا، جیسے ہم نے پچھلی غزل میر تقی میر کی پڑھی کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو اس میں محبوب اپنے جو ہے محبوب کے ہونٹ کو عاشق جو ہے وہ گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہا ہے، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اور استعارہ کہ آپ اپنے محبوب کو ہو وہی قرار دیتے ہیں، جیسے آتش کی اس غزل کے اندر وہ اپنے محبوب کو بت کہتے ہیں، یعنی بت کہنا سے مراد ہے استعارہ، اور اس کی خوبصورتی کو کسی اور چیز کے ساتھ ملانا تشبیہ ہوتی ہے۔ ان کے ہاں جو ہے ان کی غزلوں میں تغزل، رجائیت، سادگی و سلاست، نادر تشبیہات اور استعارات، اور عمدہ صنائع بدائی جو کلام کی باریکیاں ہوتی ہیں، رندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے، ان کا ایک کلیات ہے اور وہی اہم ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے۔ جیسے ہماری آج کی جو غزل ہے خواجہ حیدر علی آتش کی، یہ بھی ان کے کلیات آتش سے لی گئی ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ساتھ لکھیں، اور پھر آپ نے شاعر کے تعارف کے اندر سے کثیر الانتخابی، ممکنہ کثیر الانتخابی سوالات بنا لیں، کم از کم 10 ضرور ہونے چاہیے، اور آپ ان کو خوش کر اپنی نوٹ بکس پہ لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔